अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वो एनर्जी जो उस चार्ज में स्टोर्ड हो जाती है जब उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ये होगी कि एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंज इन पोजीशन change in position in an electric field in an electric field। ठीक है, तो जब कभी भी आप चार्ज की पोजीशन चेंज करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूं आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेकर आ रहे हैं, फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, और ये चार्ज है क्यू। ठीक है, अब इस चार्ज को, और ये चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखें कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाऊंगा, ए और बी, तो आप जानते हैं कि जब इस चार्ज को बी से ए पर लाया जाएगा तो उसके अंदर आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क इसके अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। और इनके दरमियान में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। ठीक है ना? अब अगर मैंने इसको किसके लिए लिखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है ना? ये डेल्टा वी क्या है? ये वो चेंज इन या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है जिसके अबाउट आप क्या कर रहे हैं? उस चार्ज पर वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क उसके अंदर क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर अगर मैं डेल्टा वी, जो कि अभी हम लिखते हुए आ रहे हैं, जो डेल्टा वी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाया था, वो किसके बराबर था? वो था के क्यू अपॉन आर के बराबर। आर क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना? कहां से कहां तक? ये है आर। तो अब डेल्टा वी को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं इस जगह पर, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो जाएगी क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसे मैं फिर लिख सकता हूं इस तरह से, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर के। ठीक है ना? अब यहां पर ये जो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू यहाँ क्या शो कर रहा है, और स्मॉल क्यू यहाँ क्या शो कर रहा है? कैपिटल क्यू वो है जिसमें ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच एनर्जी इज स्टोर्ड। सोचे अगर ये सोर्स चार्ज ही ना होता तो फिर एनर्जी कैसे स्टोर होती? हमने तो उसकी फील्ड के अंदर मूव करवाना था ना, उसकी पोजीशन को चेंज करना था। तो ड्यू टू विच एनर्जी स्टोर, और स्मॉल क्यू क्या है? इन विच एनर्जी स्टोर, यानी कि जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है वो है स्मॉल क्यू। इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। Yes, जी, हम कह सकते हैं कि जो लार्ज क्यू है इसकी फील्ड में ये स्मॉल क्यू आता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं कि कैपिटल क्यू की फील्ड में स्मॉल क्यू आता है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि कैपिटल क्यू वो वजह है जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है, और स्मॉल क्यू वो चार्ज है जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है ना? तो आप वाली बात, वही चीज को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि कैपिटल क्यू की फील्ड में स्मॉल क्यू आता है। ठीक है? यस अच्छा। सर। अब आपने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, और बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में हमने ये बात पढ़ी है कि जब चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है अराउंड द ऑर्बिट, ठीक है ना, और ये आपके पास है ऑर्बिट, तो आप जानते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और उस एनर्जी को हम इस तरह से लिखते थे कि जो nth ऑर्बिट की एनर्जी है वो सम है किसका? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बात केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाई जाती है, और फिजिक्स के अंदर भी ये चीज हम डिस्कस करते हैं जब हम एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो इस तरह से ली जाती है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है E, और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी उसको मैं ई कह देता हूँ। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी एनर्जी क्या आ जाती है? -E। और आप जानते हैं कि ये जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा होता है कि जो फोर्स है वो है इसके अंदर अट्रैक्टिव, और नेगेटिव साइन यहाँ पर यो शो कर रहा होता है कि जब आपको इसको
निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइज करने के लिए। और आप देखते हैं कि इसकी एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है ना। और कितनी एनर्जी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। फिर अगले ऑर्बिट में जाएंगे और इस तरह से ये एनर्जीज क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अपने केसेस में, जो कि हमारे नेचुरली केसेस होते हैं एटम से रिलेटेड, उसके अंदर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर आता है और वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस और प्लेन। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पर हम कहते हैं पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और वो पॉइंट जिन पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उन पॉइंट्स को या उन प्लेन को या उन सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या फिर प्लेन। इसकी अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि द पॉइंट्स in an electric field which are at same potential, जो क्या हूं, सेम पोटेंशियल पर हूं, which are at same potential, हम उन्हें क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल लाइन, सेम पोटेंशियल। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उन पैरेलल प्लेट्स में मैंने आपको तीन लाइंस बनाकर दिखाई है, ऑरेंज है, ग्रीन है, पिंक है। अब ऑरेंज की लाइन को अगर मैं कहूं कि ये है +5 वोल्ट, ये है 0 और ये है -5 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे +5 की जो पॉइंट मैं यहाँ पर अगर मेंशन करूं तो वो पॉइंट ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल के ना। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये होगी इक्वी पोटेंशियल लाइन। इसी तरह 0 पर अगर आप देखें तो इन तमाम पॉइंट्स पर आपको देखें 0 पोटेंशियल है। इसी तरह अगर मैं -5 पे देखूं तो हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। इससे एक तो ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि वो लाइन या वो पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और उसकी फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, ये इमेजिनरी लाइंस है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे दूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, तो आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस बात को इस तरह लिखूं कि ए का पोटेंशियल बी से क्या होगा, ज्यादा, बी का पोटेंशियल सी से क्या होगा, ज्यादा, सी का पोटेंशियल डी से क्या होगा, ज्यादा, और ई का पोटेंशियल डी से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, क्या ये बात सही होगी कि ए से लेकर ई तक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो क्या है, ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट पे डॉटेड लाइन को जरा देखें। इस डॉटेड लाइन में हर पॉइंट पर, डॉटेड लाइन में ये जो पॉइंट्स आपको मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये तमाम पॉइंट्स वो है ना जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। इसी तरह बी के पोटेंशियल जितने भी हैं उनको अगर मैं मेंशन करूं ब्लैक डॉट से, ये देखें, क्या ये सारे पोटेंशियल्स एक ही लाइन पर नहीं है, तो हम इन पॉइंट्स को या इन प्लेन्स को क्या कहेंगे, ये है इक्वी पोटेंशियल प्लेन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान जरूर कह सकते हैं ए और बी पर पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन बी पॉइंट पर सारे लाइन, सारे जो डॉट्स है वो क्या है, वो एक ही पोटेंशियल के ऊपर है। अगले पे भी मैं कह देता हूं सी पर, ये ग्रीन डॉट में शो कर रहा हूं, और इस ग्रीन डॉट पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही लाइन पर पोटेंशियल, इसे हम क्या कहेंगे, ये इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब इसी को चार्ज के लिए अगर पढ़े तो देखें, चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, देखें, चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या है, सेम है। पोटेंशियल का फार्मूला अभी हम क्या पढ़कर आए, के क्यू अपॉन आर। तो मुझे बताएं, आर की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो अगर आर की वैल्यू कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी तो कांस्टेंट होगा ना। अगर आर कांस्टेंट है तो वी की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। और इसी वजह से हम यहां पर बात करते हैं कि अगर वी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल के कांस्टेंट होने से जो डेल्टा वी होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो भी क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस नेगेटिव चार्ज को आपने इस पॉइंट से, ए से, इस पॉइंट पर लेकर आना है,
ठीक है ना, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है बी। तो क्या हमें इस ए से बी पर लाने के लिए इसे कोई वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस तो सेम है, और इसका डिस्टेंस अगर हर पॉइंट पर सेम है तो इसका मतलब आर की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है तो वी सेम है, वी सेम है तो डेल्टा वी सेम है। इसका मतलब वर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क बराबर होता है किसके? क्यू डेल्टा वी के। तो चाहे अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क भी क्या होगा? जीरो। इट मींस नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिकॉज दे हैव एट द सेम पोटेंशियल। हाँ, हमें तो वर्क डन तब करना पड़ता है जब हम डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल्स के अंदर उस चार्ज को क्या कर रहे होते हैं? मूव करवा रहे होते हैं। अब क्योंकि ऐसा नहीं करना, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है? सेम है, कोई वर्क डन करने की जरूरत सर नहीं है। जी जी। सर, आपकी आवाज कट गई थी, आप दोबारा बताएं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहां पर जब मैं कहता हूं कि कोई चार्ज है ए पॉइंट पर, ठीक है ना, और मैंने इस चार्ज को बी पॉइंट पर लेकर जाना है, तो क्योंकि इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, तो हम कहते हैं कि इस चार्ज को इस ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्क बराबर होता है किसके? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के। अब अगर उस पूरे ऑर्बिट में डिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी। जब कोई चीज सेम होती है उसका चेंज क्या होता है? जीरो। और जब चेंज जीरो है तो वर्क भी क्या है? जीरो। इट मींस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम। ठीक है। अब अगर मुझे इसको मूव करवाना होगा, जैसे कि दो प्लेट्स के दरमियान में, मैं जानता हूं दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अब अगर मुझे किसी चार्ज को मूव करवा के कहां लाना पड़ेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज हमने डिस्कस की थी ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। लास्ट में इसके अंदर हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या आप देखें कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये मैं यहां पर लिख देता हूं कि इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज perpendicular is always perpendicular to electric field lines. Electric field lines. और ये बात का एविडेंस आप देख लें, ऊपर है ना मौजूद, ये देखें। ये जितनी भी आपके पास डॉट्स मैंने लगाए हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक कलर के एरोज है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो भी आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है? परपेंडिकुलर। देखें एंगल कितना बन रहा है हर पॉइंट पर? 90 90 90। यहां पर देख लें, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है ना, हर पॉइंट पर। तो जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। यही बात मैंने यहाँ पर नोट में लिखी है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा वहां एग्जिस्ट करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो हम किसके इक्विपोटेंशियल की बात कर रहे हैं? तो इक्विपोटेंशियल, ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ओनली एग्जिस्ट, सरफेस ओनली एग्जिस्ट वेयर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर हम किस इक्विपोटेंशियल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया नोट इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? अनलाइक चार्ज के लिए। ठीक है ना, हमने वो सॉल्व भी करके देखा था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हैं कि दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, अब अगली बात आती है, क्या दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो बात हो गई। जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है किसके लिए? दो सिमिलर चार्जेस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं
किसी पॉजिटिव चार्ज को दो सिमिलर चार्जेस के सामने रखूं या दरमियान में रखूं, तो आप देखेंगे उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? तो आंसर है नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे नॉन जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल नॉन जीरो, ये है पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है वहां पोटेंशियल भी जीरो, वहां पे पोटेंशियल क्या है, नॉन जीरो है। और ऐसा क्यों? ये बात हम पढ़कर नहीं आए कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस होते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। इसे हम क्या लिखते थे, 2v+। तो ये तो नॉन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल क्या है, नॉन जीरो है। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं कि अगर मैंने दो लाइक अनलाइक चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये देखें, और इनमें जो 2q का चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स देखूंगा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर नेट फोर्स क्या है, नॉन जीरो है। और नेट जो फोर्स है वो अगर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो है। हाँ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा? तो देखें, मैंने कहा था सिमिलर जी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट आप दोबारा कहाँ से आपने छोड़ा था बताएं? सर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल वापस जाता है। ये वाले पॉइंट्स आपने समझे थे या नहीं? यस सर, इससे पहले वाले से आपकी ये जो पूरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया टॉपिक, इसमें आपकी आवाज अच्छा बहुत अच्छा। कट रहा है। अच्छा चले, मैंने बस यहाँ पर ये बात बताई थी कि ये जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये हमने कहा था कि चेंज इन पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाता है। और चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब आपको कोई वर्क डन नहीं करना चार्ज को मूव कराने के लिए, ये बात मैंने कही थी। अब मैंने दूसरा पॉइंट आपको ये बताया था कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। यहाँ पर मैं फिर ड्रॉ करके बताता हूँ, देखें। लेट से अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो ये है, या इक्वी पोटेंशियल लाइन वो ये है। अब इस लाइन का अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, यहां पर पोटेंशियल है, मैं कहता हूं +5 वोल्ट। तो ये +5 वोल्ट इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है। और ये दोनों लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 90 डिग्री पर है, देखें, 90 डिग्री पर। तो ये पॉइंट मैंने लिखा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। दूसरी बात, दूसरा मैंने नोट ये लिखवाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ओनली एग्जिस्ट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस वही होगी जहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड जाती है ना। तो अब ये जो आपके पास फील्ड यहाँ पर मौजूद है, तो इक्विपोटेंशियल लाइंस भी यहीं पर होंगी। ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो और वहां पर इक्विपोटेंशियल हो। जैसे अगर मैं कहूँ एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, मुझे बताएं दरमियान में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे कि एक भी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन इक्वी पोटेंशियल नहीं होगी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अगला बात पॉइंट ये लिखवाया, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने ये बात पढ़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ अनलाइक चार्जेस के लिए हम पढ़ते हैं, ओनली फॉर अनलाइक चार्जेस। अब अगर लाइक चार्जेस हो तो क्या होगा, तो ये बात मैंने आपको बताई। अनलाइक चार्जेस में लेट से मेरे पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, और दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमने एक बात पढ़ ली है कि भाई पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो तो अनलाइक के लिए होती थी। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में रखूंगा, तो दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज के। तो अगर सोचें फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। लेकिन
पोटेंशियल यहाँ पर जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए आपको वर्क डन सबसे ज्यादा करना है दो चार्जेस के दरमियान में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर ये दो चार्जेस पॉजिटिव के बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब अनलाइक चार्जेस है। और दूसरी बात, जो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वन। अब यहां पर अगर हम बात करें कि किसी पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल सेंटर में आपने प्लेस कर दिया, ये पॉइंट है सी, यहां पर आपने चार्ज को, तो आप जानते हैं ना ये चार्ज क्या करेगा, ये मूव करेगा, इस पे फोर्स लग रही है। तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है? तो आंसर है नो, नेट फोर्स तो यहाँ पर मौजूद है, और वो नेट फोर्स ही तो है जो चार्ज को मूव करवा रही है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। और क्या यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा? तो आंसर है नो, पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अनइक्वल है। अगर इक्वल होते तो हम कहते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, कि जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट होता है। फिर आती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ग्राफिकली जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से रिलेट होते हैं, तो ये फार्मूला हमने इसके लिए लिखा, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेशन है, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। आपकी बुक में जो तीसरा टॉपिक है वो एक्चुअली यही पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड है। और ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि जब आप किसी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में मूव कर रहे होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ता रहता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इस चीज को मैंने यहां पर डिफाइन किया इस तरह से। देखिए, लेट्स से हम कहते हैं कि एक स्फेरिकल सर सरफेस। जी, सर आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, दूसरा पॉइंट क्या था? स्किप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके सर। ठीक है ना। और इस चीज को हम पैरेलल प्लेट्स के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्लेट से दूर जाते हैं डिस्टेंस बढ़ता है, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को आपने समझना है। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ डिस्कस की जाएंगी, लेकिन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं हर एक को। पहले तो आप ये देखें कि ये जो येलो कलर का मैंने सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल पर मैंने चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। ये देखें, ये सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर में जीरो है, और वो क्यों है? देखें, जब हम कहते हैं कि इस पूरे सर्किल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस सर्किल में हर पॉइंट पर सेम होगा। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। अभी ये बात मैं आपको बताकर आया हूं, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो उसका चेंज क्या होता है? जीरो। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उसका चेंज क्या होता है? जीरो। और जब पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो। यही चीज मैंने यहां लिखी है। तो पहला तो मैंने पॉइंट आपको यह बताया कि किसी भी स्फेरिकल चार्ज, जिस चार्ज को हम कहते हैं सरफेस पर चार्ज है, तो इन साइड द स्फेयर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, पोटेंशियल अगर उसमें हर जगह पर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस पूरे सर्किल में चार्ज को किसी भी पॉइंट पे मूव करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना। मैं कहता हूं ये चार्ज यहां से यहां लाना है, कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाते हैं जहां पर क्या है? चार्ज की वैल्यू है। तो वहां पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। इसको जरा ना एक बात से भी समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक टैंक बना हुआ है, जिस टैंक में क्या करना है? पानी भरना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो ये एक वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक के अंदर क्या करना है? पानी भरना है। तो अब क्या होगा कि अगर जो आपके ग्राउंड पर
एक और टैंक होता है जैसे सेप्टिक टैंक कहते हैं या रेजर्वायर कहते हैं। अगर इस पॉइंट से आपने पानी को लेकर जाना है और इस पॉइंट पर लाना है, तो ग्राउंड से इस हाइट तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्क इस मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस ग्राउंड से पानी को इस वाटर टैंक तक लेकर जाना है तो आपको सबसे ज्यादा वर्क इसकी टॉप पे ले जाने के लिए करना पड़ेगा। अब टॉप पे ले जाने के बाद अगर मैं कहूं कि वाटर, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आकर गिरेगा और गिरने के बाद इस टैंक के अंदर इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर पॉइंट पर आगे खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे या इस टैंक में मैं 3 पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, तो और अगर मैं पूछूं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां पर आंसर ये होगा कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इन सब की हाइट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा वर्क डन करना है वाटर टैंक तक पानी को पहुंचाने के लिए। लेकिन जब ये पानी वाटर टैंक तक पहुंच जाएगा तो उस वाटर टैंक के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और उसके लिए फिर मुझे कोई वर्क नहीं करना, मुझे पानी को डिस्प्लेस करने के लिए वाटर टैंक के अंदर कोई वर्क नहीं करना। इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पर क्या है, सेम है। अब यही बात जरा यहां समझे। एज्यूम करें ये है चार्ज और इस चार्ज को मैं कहां लेकर जा रहा हूं, इस स्फेयर के पास। आप जानते हैं कि अगर इस स्फेयर के पास जाने के लिए मैं 3 पॉइंट चूज कर लूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो आप जानते हैं ना सबसे ज्यादा वर्क मुझे किसके लिए करना पड़ेगा, सी पॉइंट पर ले जाने के लिए। और उससे भी ज्यादा वर्क कब करना पड़ेगा, जब मुझे इसकी बिल्कुल सरफेस पे ले जाना हो। तो ये सरफेस वाला पॉइंट मैं कह देता हूं ये डी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वही वाटर टैंक है जहां तक आपने चार्ज को पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद आगे जब आप इस स्फीयर के अंदर आ जाएंगे तो अब क्या इस चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क करना है, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अब तो इस स्फीयर के अंदर उसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। आपको कोई वर्क डन नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह जैसे वाटर टैंक के अंदर उस चार्ज, इस पानी को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना था ना, इसी तरह यहां पर भी इस चार्ज को इस वाटर, इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर मूव कराने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है ना? तो अब आप देख लें, इस स्फीयर के अंदर अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने बनाई हुई है, ये ग्रीन कलर की लाइन एक्चुअली किसको रेफर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आप देखें ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो मैंने यहां पर ड्रॉ की हुई, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा क्या है, सरफेस पर। और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और रिलेशन आर स्क्वायर के साथ है, तो आप देखें इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से है, वो डिक्रीजिंग स्लोप है। ये देखें, ये आपके पास ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप है। तो अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर देख लें, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ की है कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब तक आप इस स्फीयर के अंदर है। लेकिन जब आप स्फीयर की सरफेस पर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये पॉइंट है ए, ओ था ओरिजिन, ओरिजिन से ए तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। लेकिन जैसे ही आप ए पॉइंट पर पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये तो बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहां पर देखें, तो मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है चार्ज को स्फीयर के सरफेस पर लाने के लिए, और उसके बाद वो स्फीयर पे हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। तो अगर आप देखें यहां पर स्फीयर पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है दोनों तरफ, ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। और सरफेस के बाद अब जैसी सरफेस से दूर जाना शुरू होंगे तो आपने डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल को पढ़ा है ना, वो कम होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर देख लें, इन्फिनिटी पर जाने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। तो ये वो पॉइंट था जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि पोटेंशियल जो होता है वो
किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर कांस्टेंट होता है, लेकिन उस चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड थी। क्लियर है यहाँ? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।